हेलो फ्रेंड्स, काबिल इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी तक मैं 3 वीडियो फ्रेंड डाल चुका हूं जो आपके जीएस पर थी। तो आज का जो टॉपिक है फ्रेंड वो जी नॉन टेक का नहीं है, वो टेक्निकल का है। और सिविल इंजीनियरिंग का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये है सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने सोचा कि सॉइल मैकेनिक्स का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, वैसे भी एग्ज़ाम नज़दीक है। ठीक है ना, चलिए। और कैसी लगी आपको जो मैंने वीडियो डाली हैं? आई होप फ्रेंड आपको अच्छी लग रही होंगी। ठीक है, और बहुत सौ को नहीं भी अच्छी लग रही होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, जिसको अच्छी लगे वो देख ले। ठीक है, मतलब कंटेंट देखो, कंटेंट है नहीं है। ठीक है, वो आपके लिए जो मैंने क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन उससे फंस रहे हैं किसी और एग्ज़ाम में उठाकर तो ठीक है, अगर नहीं फंस रहे तो आप मन देखिए वीडियो को। ठीक है ना, अगर फंस रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, चाहे वो आप IAS ले लीजिए, SSC JEE, हमारा मेन टारगेट SSC JEE है और UPSSC JEE भी है। ठीक है, जिसका कोई अता पता नहीं है कब होगा एग्ज़ाम UPSSC का, लेकिन जब भी होगा होगा ज़रूर। ठीक है फ्रेंड, और किसी भी स्टेट में JEE की जो परीक्षा होती है उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने सोचा कि एक रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा आपके। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, सॉइल मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है, आखिर सॉइल हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, आप इंजीनियर हैं, ठीक है, हम भी इंजीनियर हैं, तो हमको मिट्टी का ज्ञान होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉइल कैसी है, क्योंकि कहीं पर भी अगर हमको बिल्डिंग बनवानी है तो आप ये तो पता लगाएंगे ना कि सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी उस बिल्डिंग के लोड को लेने की है या नहीं है, कि वैसे ही बिल्डिंग तान देंगे ऊपर तक। आप ये भी तो देखेंगे कि बिल्डिंग में कितनी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, लोग कितने घर में रहते हैं, कितना लोड होगा, कितना लाइव लोड होगा, कितना डेड लोड होगा, कितना विंड लोड होगा, कितना स्नो लोड आएगा, कितना सब कुछ लोड का कैलकुलेशन करके अब आप ये कैलकुलेशन करेंगे कि क्या ये जो सॉइल है वो हमारी इतनी लोड को बियर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इसलिए फ्रेंड हम लोग सॉइल मैकेनिक्स हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, चाहे वो डैम का फाउंडेशन हो, चाहे वो फुटिंग का फाउंडेशन हो, चाहे वो स्ट्रैप फुटिंग हो, चाहे वो कोई भी फुटिंग हो, उसके लिए भी हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का पढ़ते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ सॉइल की क्या क्या होती हैं उसको जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, सॉइल कहाँ से बनी, इन सबको पूरी तरीके से हम लोग स्टडी सॉइल मैकेनिक्स के अंदर करते हैं। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कार्ल वोन टरजागी हैं। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कार्ल हु इज़ द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। सो फ्रेंड, कार्ल वोन टरजागी इज़ द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। आज की क्लास फ्रेंड थोड़ी बड़ी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। सॉइल इज डिफाइंड एज अ सॉलिड पार्टिकल फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। मैं वही पॉइंट बताऊंगा ऑब्जेक्टिव बेस पे जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपको दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले प्री तो क्लियर करिए, उसके बाद ही तो मेंस क्लियर करेंगे। ठीक है, मेंस में थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आता है। ठीक है, उसमें मैंने मेंस की भी तैयारी करी है तो मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रेंड डैम के आते हैं, रिटेनिंग वॉल के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अर्थ प्रेशर के आते हैं, अर्थ प्रेशर। ठीक है, और कंसोलिडेशन और सेटलमेंट के कॉम्पेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं सॉइल मैकेनिक्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पिछली बार तो 80 नंबर का सॉइल मैकेनिक्स आया था मेन्स में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो तो बात बाकी की बात है, पहले प्री तो क्लियर कर लीजिए आप। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, सॉइल क्या है, सॉइल इज डिफाइंड एज द सॉलिड पार्टिकल फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, रॉक के डिसइंटीग्रेशन से ही तो सॉइल बनी है। रॉक के जब उस पर इन्वायरमेंट इफेक्ट हुआ, वो टूटी, चट्टान टूटी, वो धीरे धीरे ग्रेविटी के थ्रू नीचे आई, कहीं पे सेट हो गई, कहीं पे पानी के द्वारा बहकर आ गई पार्टिकल सॉइल के, कहीं विंड के साथ बहकर आ गए पार्टिकल सॉइल के। ठीक है, तो इसी से तो सॉइल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, यही आपको एग्जाम में क्वेश्चन 4 ऑप्शन में मिलेगा, टिक लगाइएगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। आगे बढ़ते हैं। दीज पार्टिकल कंटेन वॉइड्स एंड वॉइड में बी एयर वॉइड, वाटर वॉइड और बोथ। अब देखिए, ये पार्टिकल के अंदर वॉइड्स भी होंगे, स्पेस भी होगा, वाटर भी होगा। ठीक है ना, 3 फेज सिस्टम अभी हम आगे पढ़ेंगे। 3 फेज सिस्टम आपको पता है, सॉलिड भी होता है, वाटर भी होता है, एयर भी होती है।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वॉइड्स। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे सॉइल का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वॉइड्स। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे डोंट वरी रहिए, मैं आपको वही बोलूँगा अपने मुँह से जो आपके एग्ज़ाम में आने को है। ठीक है, 2 फेज सिस्टम, फिर दोबारा 2 फेज सिस्टम, फिर 3 फेज सिस्टम। ठीक है, 2 फेज सिस्टम, डबल 2 फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम। 2 फेज सिस्टम क्या होती है, अगर सॉलिड, अगर कोई मास है, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, कोई भी मास है, ठीक है, उस मास के अंदर सॉलिड्स हैं और एयर वॉइड्स हैं। अगर कोई सॉइल का मास है उसके अंदर सॉलिड्स हैं और एयर वॉइड्स हैं, तो उन दोनों को मिला के आप क्या बोलेंगे, क्या उसमें वाटर है, नहीं है ना। तो सॉलिड और एयर, इन तो सॉइल कैसी होगी, सॉइल का सैंपल कैसा होगा, यहाँ पे ड्राई सैंपल होगा ना। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि 2 फेज सिस्टम ड्राई सॉइल, फॉर ड्राई सॉइल, तो उसके अंदर क्या होगा, सॉलिड होगा और एयर होगा। ठीक है, एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर नहीं होगा उसके अंदर। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राई सॉइल के लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है। 2 फेज सिस्टम फुलफिल होता है, पहले में सॉलिड्स और दूसरे में एयर। ठीक है, सेकंड, फिर दोबारा 2 फेज आता है जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड प्लस वाटर वॉइड्स, उसके अंदर एयर नहीं होती, और एयर नहीं होगी, सॉलिड्स होंगे और वाटर होगा, तो कौन सी होगी वो, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। कैसी होगी, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए कि फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में कौन कौन सा फेज अप्लाई होता है, तो 2 फेज सिस्टम उसमें अप्लाई होता है। कौन कौन सा, एक होता है आपका सॉलिड और एक होता है वाटर। समझ में आया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पढ़ते हैं, थर्ड फेज होता है जिसके वो उसको बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं उसको, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है यहाँ से कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में फेस कितने होते हैं। तो फ्रेंड फेस होते हैं 3। पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में फेस कितने होते हैं, 3 फेस होते हैं। उसके अंदर सॉलिड भी होता है, उसके अंदर वाटर भी होता है, उसके अंदर एयर भी होता है। ठीक है, सभी तीनों को मिला के पार्शियली सैचुरेटेड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, एसएससी जेई में, और भी कई सारे जेई के जितने भी एग्जाम होते हैं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आई होप आपका अच्छा रिवीजन हो रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। डॉक्टर कार्ल वोन टरजागी इज़ द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। डॉक्टर कार्ल वोन टरजागी इज़ द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये आप या तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स क्या मदद करते हैं फ्रेंड, एग्जाम में एंड में जाते वक्त आपकी शॉर्ट नोट्स ही मदद करते हैं। आप जाते जाते एक बार उन शॉर्ट नोट्सों को देखते जाएंगे ना, तो आपके दिमाग में रिकैप बन जाएगा एग्जाम में। जब आप बैठेंगे ना स्क्रीन के सामने, तो वहाँ जब आप क्वेश्चन देखेंगे, हाँ ये मैं तो पढ़ के आया हूँ, तो याद रही हुई चीज़ें एंड पॉइंट पे बहुत मदद करती हैं आपकी। ठीक है, कार्ल वोन टरजागी इज़ द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड द सॉइल मैकेनिक्स इज डिफाइंड एज ए एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। ठीक है, ये बेसिकली इसमें मैकेनिक्स के और हाइड्रोलिक्स के लॉज लगता है। ठीक है, टू द सॉलिड पार्टिकल इन ऑर्डर टू द देयर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग, मैं बता दूंगा, जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, डोंट वरी रहिए। ठीक है, अब देखिए, ये वो नोट्स हैं जहाँ से मैंने कोचिंग करी है। ठीक है ना, मैंने दिल्ली में भी कोचिंग करी है फ्रेंड, तो डोंट वरी, मुझको थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो है ही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब देखिए फॉर्मेशन कैसे होता है सॉइल का। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल इज नोन एज पैडोजेनेसिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो फॉर्मेशन होता है सॉइल का, वो बेसिकली क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल इज नोन एज पैडोजेनेसिस। क्या होता है, पैडोजेनेसिस। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल इज नोन एज पैडोजेनेसिस। आगे बढ़ते हैं, द सॉइल फॉर्मेशन इज अ रिजल्ट ऑफ अ जियोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, अब जियोलॉजिकल साइकिल में कैसे फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन को आपको पता चल गया, पैडोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लिख लेना इसको। द सॉइल फॉर्मेशन इज अ रिजल्ट ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चट्टान है या कोई भी है, तो सबसे पहले क्या होगा, वेदरिंग होगा। वेदरिंग या इरोजन। इरोजन का मतलब है क्षरण, अपक्षरण, हिंदी में अपक्षरण। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अपक्षरण समझते हैं। अपक्षरण का मतलब है, उसका मतलब टूटना, चट्टान का टूटना। ठीक है ना, वो अपक्षरण, और इंग्लिश में इसको वेदरिंग भी या इरोजन भी बोलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, सॉइल फॉर्मेशन का, इरोजन। दूसरा स्टेप क्या आएगा, अब इरोजन हो गया, टूट कर गिर गए, अब क्या आएंगे, वो बहेंगे कहीं ना कहीं, मतलब ट्रांसपोर्ट होंगे। ठीक है,
आगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला है फ्रेंड, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में, ये समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में एसएससी जेई में या फिर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। द सॉइल फॉर्मेशन इज अ रिजल्ट ऑफ जियोलॉजिकल साइकिल, तो पहला हो गया वेदरिंग या इरोजन, और दूसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि अब ट्रांसपोर्टेशन होगा, वेदरिंग होगी, इरोजन हो गया, अब होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो पहला वेदरिंग या इरोजन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड आएगा डिपोजिशन। अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अब कहीं ना कहीं तो रुकेगी, कहीं ना कहीं तो सेटलमेंट होगा सॉइल के पार्टिकल का, तो वो हो गया डिपोजिशन। ठीक है, अब डिपोजिशन के बाद फिर दोबारा डिपोजिशन के बाद अपहीवल, अपहीवल बन गई, मतलब दोबारा से ठोस सघन में बदल गई। ठीक है, फिर अपहीवल। इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है निरंतर चलती रहती है। अपहीवल के बाद फिर वेदरिंग, फिर इरोजन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन के बाद फिर डिपोजिशन, डिपोजिशन के बाद फिर अपहीवल, अपहीवल के बाद फिर इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन, वेदरिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर डिपोजिशन, फिर अपहीवल। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है, इसको जियोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं फ्रेंड, और इसी से ही हमारी जो है सॉइल का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए वेदरिंग या इरोजन में दो टर्म्स आते हैं, वेदरिंग इरोजन में दो टर्म्स आते हैं। पहले को बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग और दूसरे को बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। दो पॉइंट है, पहले को बोलेंगे फिजिकल वेदरिंग, दूसरे को बोलेंगे केमिकल वेदरिंग। ठीक है फ्रेंड, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा, ये क्लास एज अ रिवीजन है बस। ठीक है, फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग पहला, और होती है दूसरी होती है केमिकल वेदरिंग। चलिए, फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग, इसको मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ अ विंड, वाटर एंड आइस। इसमें क्या होता है, विंड का एक्शन होता है, वाटर का एक्शन होता है और आइस का एक्शन होता है, यानी कि बर्फ़ का एक्शन, उसी से चट्टानें टूटती हैं। तो ये बेसिकली फिजिकल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें फिजिकल हो रही हैं, केमिकल का इसमें कोई भी दायित्व तो नहीं है। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग यानी कि टूटना, स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ अ विंड, वाटर एंड आइस, सिस्मिक वाइब्रेशंस, यानी कि जो अर्थक्वेक की वजह से भी क्या होता है कि कई बार चट्टानें टूट जाती हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल नीचे आ जाते हैं ढहकर ग्रेविटी की वजह से। वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन भी तो एक तरह का फिजिकल एरोजन हो गया ना चट्टान का। कभी वॉल्केनिक इरोजन तो हिला के रख देता है। ठीक है ना, आपने बैरन द्वीप का नाम सुना है? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है, वहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, नॉन सक्रिय मतलब सक्रिय नहीं है, हमारे इंडिया का है। ठीक है, बैरन द्वीप में है। उसके बारे में कभी अगर नॉन टेक की क्लास लगी तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, वैसे आपको पता होगा, आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और ग्रोथ ऑफ प्लांट और ओवर दी रॉक। अब देखिए कुछ चट्टानें क्या होता है कि प्लांट्स होती हैं, प्लांट जो होते हैं वो चट्टानों के ऊपर उगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो अपनी जड़ों को चट्टानों में, दरारों में फंसा देते हैं, जिसकी वजह से जो रॉक होती है वो कमज़ोर हो जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, उससे भी चट्टानें जो हैं टूट जाती हैं। तो उसकी वजह से भी सॉइल का उसका रॉक का इरोजन हो रहा है। तो इसके अंदर फिजिकल के अंदर ये ग्रोथ ऑफ प्लांट और ओवर रॉक भी आ जाता है। चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का चेंज होना, उसकी वजह से भी आपकी क्या होती है, फिजिकल वेदरिंग होती है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, इनसे बनने वाली सॉइल कौन सी होती है? इनसे बनने वाली सॉइल होती है फ्रेंड सैंड और ग्रेवल। आई रिपीट इट अगेन, सैंड, ग्रेवल। किसकी वजह से बनती है? मैकेनिकल वेदरिंग या फिर फिजिकल वेदरिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यानी कि कोहेजन लेस सॉइल, इनसे कौन सी सॉइल बनती है? कोहेजन लेस सॉइल बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग की वजह से कौन कौन सी सॉइल बनती हैं? केमिकल वेदरिंग में फ्रेंड क्या क्या आता है? लीचिंग एक्शन आता है, हाइड्रोलिसिस आता है, हाइड्रेशन आता है, कार्बोनेशन आता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी आता है। तो ये केमिकल वेदरिंग होता है। ठीक है, मैंने आपको दो चीज़ बताई वेदरिंग में या इरोजन में, पहला मैकेनिकल यानी कि फिजिकल, और दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग। ठीक है, अच्छा, फिजिकल वेदरिंग से बनने वाली दो सॉइल कौन सी हैं? सैंड, ग्रेवल। कोहेजनलेस सॉइल, सैंड भी कोहेजनलेस, ग्रेवल भी कोहेजनलेस। कोहेजनलेस का मतलब क्या होता है? उनके बीच के आपस में अट्रैक्शन नहीं है। कोहेजनलेस, उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं है, वो हो गया कोहेजनलेस। ठीक है, सैंड, कभी आप सैंड को हाथ में लेना और इसको दबाना, तो सैंड क्या होता है, इधर से निकल जाएगी सैंड, कभी देखना। ठीक है, ग्रेवल भी आप दबाओगे तो वो बॉन्डिंग नहीं बनेगी, लेकिन आप क्ले को दबाओगे, चिकनी मिट्टी को दबाओगे तो उसको किसी भी शेप में आप ढाल सकते हो। तो वो क्योंकि वो कोहेसिव सॉइल होती है। कोहेसिव का मतलब उसके पार्टिकल के बीच में कोहेजन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग में क्या आता है फ्रेंड? एग्जाम्पल है क्ले,
और सिल्ट, क्ले और सिल्ट। क्ले और सिल्ट क्या है, एक तरह का कोहेसिव सॉइल है। कैसी सॉइल है, कोहेसिव सॉइल, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ सॉइल। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल कि कौन कितने कितने टाइप्स की सॉइल होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज दो टाइप की होती हैं सॉइल। एक होती है कोर्स सॉइल, एक होती है फाइन सॉइल। कोर्स सॉइल, एक होती है फाइन सॉइल। कोर्स सॉइल कौन सी कहलाती हैं, तो फ्रेंड ध्यान रखिए, कोर्स सॉइल यानी कि जिसके अंदर सैंड और ग्रेवल आते हैं उसको बोलते हैं कोर्स। फाइन बोलते हैं जिसके अंदर सिल्ट और क्ले आते हैं, फाइन सैंड, ठीक है। फाइन सॉइल, फाइन सॉइल किसे बोलते हैं, जिसके अंदर क्या क्या आती हैं, सिल्ट आता है और क्ले आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल साइज लेस देन 0.0 पार्टिकल साइज मोर देन 0.075 mm, पार्टिकल साइज मोर देन 0.075 mm, तो वो जो सॉइल होती है उसको बोलते हैं कोर्स सॉइल। क्या बोलते हैं उसको, कोर्स सॉइल, यानी कि जिसका पार्टिकल का साइज 0.075 mm से ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं कोर्स सॉइल। और फाइन सॉइल किसको बोलते हैं, जिसका पार्टिकल साइज 0.075 mm से कम होता है उसको हम बोलते हैं फाइन सॉइल। सबसे छोटा क्या होता है, क्ले। क्ले का पार्टिकल का साइज़ कितना होता है, 0.0002 mm से लेके 0.002 mm तक, ठीक है। आप लिख लीजिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्ले का साइज़ होता है। क्ले सबसे छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद आती है सिल्ट। सिल्ट का साइज़ कितना होता है फ्रेंड, 0.002 mm से लेके 0.075 mm तक सिल्ट का साइज़ होता है। सिल्ट के बाद 0.075 mm से लेके 4.75 mm तक आता है सैंड, ठीक है। 4.75 mm तक आता है सैंड। ये पार्टिकल के साइज़ भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और 4.75 mm से 80 mm तक ये ग्रेवल्स वगैरह चलते रहते हैं। फिर बोल्डर आते हैं, 300 mm तक बोल्डर भी होते हैं आगे, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है, कोबल्स आते हैं, पेबल्स आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको दो टाइप की सॉइल बता दी है, कोर्स सॉइल, फाइन सॉइल। कोर्स सॉइल कौन सी होती है, जिसका पार्टिकल साइज 0.075 mm से ज़्यादा होता है वो होती है आपकी कोर्स सॉइल, और जिसका पार्टिकल साइज 0.075 mm से कम होता है उसको बोलते हैं फाइन सॉइल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, तो उसके दो टाइप होते हैं। एक तो होती है रेसिडुअल सॉइल, एक होती है ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। रेसिडुअल सॉइल जहाँ पे बनी वहीं रह गई उसको बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। एक बोलते हैं ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, यानी कि जहाँ पे बनी वहाँ से निकल गई उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रेसिडुअल सॉइल और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं रेसिडुअल सॉइल के बारे में। द सॉइल विच आर रिमेन्स ओवर अ पेरेंट रॉक डायरेक्टली इज नोन एज रेसिडुअल सॉइल। मतलब यही आपको डायरेक्ट एग्जाम में स्टेटमेंट देगा कि द सॉइल विच रिमेन ओवर अ पेरेंट रॉक इज कॉल्ड एज, तो आपको पता होगा इट इज़ अ रेसिडुअल सॉइल, तो आप टिक लगा देंगे रेसिडुअल सॉइल। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द सॉइल विच रिमेन ओवर अ पेरेंट रॉक डायरेक्टली इज नोन एज रेसिडुअल सॉइल, ठीक। अब होता है ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल कौन सी होती है, तो ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल फ्रेंड कौन सी होती है, एक सेकंड में जरा देख लूँ। चलिए ठीक है। ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, द सॉइल विच डज नॉट रिमेन ओवर द पेरेंट रॉक डायरेक्टली इज नोन एज ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। मतलब जहाँ पे सॉइल बनी वहाँ पे सॉइल ना बन के, ना रुक के वो आगे चली गई थ्रू विंड, थ्रू वाटर, थ्रू ग्रेविटी, ठीक है ना। ये सॉइल एजेंसीज हैं जिससे मतलब सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एजेंसीज बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल, द सॉइल विच डज नॉट रिमेन ओवर अ पेरेंट रॉक डायरेक्टली इज नोन एज ट्रांसपोर्टेटेड सॉइल। जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। विंड हो गया, वाटर हो गया, आइस हो गया, ग्रेविटी हो गया, ये सारी ट्रांसपोर्टेटेड एजेंसीज हैं जिसकी वजह से सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जाती है।
ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो दो तरह की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, रेसिडुअल सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, और मैंने ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, कोर्स सॉइल, फाइन सॉइल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल डिपॉजिट आर फॉर्म्ड। अब मैं आपको वो पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। सॉइल मैकेनिक्स से अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, लिखिए इयोलाइन सॉइल, इयोलाइन सॉइल डिपॉजिट। ठीक है, तो इयोलाइन सॉइल कौन सी होती है? फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ विंड। जो विंड, हवा से जो ट्रांसपोर्ट होती है सॉइल, उनको बोलते हैं इयोलाइन सॉइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ विंड इज नोन एज इयोलाइन सॉइल। फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कौन सी होती है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कौन सी होती है? जिसकी वजह से, मतलब पानी की वजह से जो सॉइल पार्टिकल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। फॉर्म्ड बाय द ग्रेविटी। अब जो ग्रेविटी की वजह से जो सॉइल के पार्टिकल जो सेटल होते हैं उनको बोलते हैं कॉलुवियल सॉइल। कौन से बोलते हैं उसको? कॉलुवियल सॉइल। एक नाम और होता है टालस, एक नाम और होता है टालस। कई बार एग्जाम में पूछता है, कई बार एसएससी जेईई तो न जाने कितनी बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज अ कॉलुवियल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर हो गया ना? कॉलुवियल सॉइल और टालस दोनों नामों से आ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ आइस एंड ग्लेशियर। ये इस बार क्वेश्चन आया था 2018 में। इस बार क्वेश्चन आया था फ्रेंड ये 2018 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर एंड आइस। तो इसको फ्रेंड बोलते हैं ड्रिफ्ट और टिल। ध्यान रखिएगा, ड्रिफ्ट टिल, TILL, ड्रिफ्ट टिल। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। द फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ स्टिल लेक, यानी कि झील की तली पर जो स्टिल हो जाती है वो सॉइल कौन सी होती है? तो उसको बोलते हैं लैकेस्ट्राइन सॉइल। कौन सी बोलते हैं उसको? लैकेस्ट्राइन सॉइल। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक फॉर्म्ड एट द बॉटम और नियर टू द कोस्टल एरिया। जो कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया में जो कौन सी रॉक होती है तो उसको बोलते हैं मरीन सॉइल। जो समुद्र के जो बीचेस होते हैं, बीच जैसे कि गोवा का बीच हो गया, तो वहाँ के जो किनारे पे जो सॉइल मिलती है ना, उसको बोलते हैं मरीन सॉइल। ठीक है, उसके अंदर फ्रेंड वो एक तरह की, उसके अंदर समुद्री जीवों के कुछ अवशेष भी मिलते हैं, तो इसको ऑर्गेनिक सॉइल भी बोल देते हैं उसको। ठीक है, एक होती है क्यूमुलॉइज, ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ ले ऑर्गेनिक सॉइल कौन सी होती है, तो क्यूमुलॉइज, क्यूमुलॉइज सॉइल इज अ ऑर्गेनिक सॉइल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। Cumulus soil deposit, any soil deposit which contains some organic matter in which a decomposition reaction may be exist is known as cumulus soil। मतलब cumulus soil में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर कंपोनेंट विद्यमान होते हैं उसके अंदर, मतलब मौजूद होता है। ठीक है, वो क्या होता है? ड्यू टू द इन्वायरमेंट इफेक्ट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर की वजह से क्या होता है? डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उनका, जैसे कि हम लोग हैं, अगर हमारी बॉडी, जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी बदबू करने लगती है, मतलब स्मेल देने लगती है। क्यों? क्योंकि अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होने लगती है, डिकम्पोजिशन होने लगता है बॉडी का। ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक ही तो हैं, वी आर द ऑर्गेनिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसी तरीके से क्यूमुलस सॉइल होती है जिसके अंदर पत्ते, सड़े गले पत्ते होते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कहीं कुत्ते वुत्ते मर जाते हैं, या फिर डॉग वॉग उनकी डेथ हो जाती है, या फिर कोई मवेशी होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो मिट्टी में आपको देखा होगा कि मिट्टी बना देती है उनके शरीर को। ठीक है ना, तो वो जो सॉइल जो होती है आसपास, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल, क्योंकि उसके अंदर उस मरे हुए जीव के कुछ अवशेष उसके अंदर मिट्टी के अंदर आ गए, तो वो होती है क्यूमुलस सॉइल होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ क्यूमुलस सॉइल कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ क्यूमुलॉइज, 3 सॉइल होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मक, पीट, ह्यूमस। मक, पीट, ह्यूमस, ये सारी क्यूमुलस सॉइल होती हैं, यानी कि ये होती हैं ऑर्गेनिक सॉइल। मक, पीट, ह्यूमस। दोबारा बोल रहा हूँ, मक, पीट, ह्यूमस। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पीट का तो डायरेक्टली पूछ लिया है, पीट इज अ क्यूमुलस सॉइल। ठीक है, तो भूलना नहीं है, किसी भी तरीके से घुमा के वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो मैं चारों तरफ से एंगल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मक क्या होता है? द सॉइल डिपॉजिट विच कंपोज फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। मक में क्या होता है? मक सॉइल वो होती है जो फुली डिकम्पोज हो जाती है। क्लियर हुआ? मक कौन सी होती है? जो फुल्ली डिकम्पोज हो जाती है।
तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मक कौन सी होती है? जो फुल्ली डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए मैं देख रहा हूँ कहीं रुक तो नहीं गई रिकॉर्डिंग। चलो ठीक है। एक बार फ्रेंड क्या हुआ कि मैं रिकॉर्डिंग बना रहा था, तो कम से कम मैंने रिकॉर्डिंग की थी 2 घंटे की, ठीक है। 2 घंटे की रिकॉर्डिंग की, तो मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग सही हो रही है, सही चल रही है। तो क्या हुआ कि एंड में पता चला कि माइक ही बंद था। तो 2 महीने की, मतलब सॉरी 2 घंटे की जो मेहनत थी वो पूरी पानी में चली गई थी। तो इसलिए देखना पड़ता है कि दिक्कत तो नहीं होगी दोबारा। फिर बाद में माइक ऑन किया तो फिर पता चला कि माइक ही बंद था। चलिए थोड़ा सा मजाक कर लिया था। मक क्या है? द सॉइल डिपॉजिट विच कंपोज फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। तो फुली डिकम्पोज होती है सॉइल। और हंसी आ रही है, ठीक है सॉरी। अरे शांत रहो यार, थोड़ा हंसने की मुझे ज़्यादा आदत है, सॉरी। द सॉइल डिपॉजिट विच कंपोज फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, इसको बोलते हैं मक, ठीक है। पीट क्या होती है? पीट भी क्यूमुलोज होती है, ठीक है। इन दिस टाइप द पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ सॉइल अप टू अ, देखिए मक कौन सी होती है? जिसके अंदर फुली डिकम्पोज होता है। द सॉइल डिपॉजिट विच कंपोज ऑफ फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, उसको बोलते हैं मक। और पीट कौन सी होती है? इन दिस द टाइप पार्शली डिकम्पोज, इसमें पार्शली डिकम्पोज होता है पीट के अंदर, और मक में क्या होता है? फुली डिकम्पोज होता है। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन एक देखने को मिलता है आपको, ठीक है। चलिए अब आती है ह्यूमस। इन दिस टाइप पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट अप टू अ नेग्लिजिबल थिकनेस। मतलब पार्शली डिकम्पोज इसमें भी होता है, पीट में भी पार्शली डिकम्पोज होता है, मक के अंदर फुली डिकम्पोज होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मक के अंदर कैसा डिकम्पोज होता है? फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है इसके अंदर। होती तो क्यूमुलोज है, ये मक भी क्यूमुलोज होती है, पीट भी क्यूमुलोज होती है, ह्यूमस भी क्यूमुलोज होती है। लेकिन ह्यूमस में क्या होता है? पार्शली डिकम्पोज होता है, लेकिन नेग्लिजिबल थिकनेस होती है, यानी कि थिकनेस ज़्यादा नहीं होती, ज़मीन से ऊपर ही होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमस। ये पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ यही एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। पीट क्या होता है? इन दिस टाइप द पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर is present in the soil up to a certain depth। और मक क्या होता है? द सॉइल डिपॉजिट विच कंपोज फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक आती है मार्ल। इट इज़ अ मरीन सॉइल। मार्ल कैसी है? मार्ल एक सॉइल है, मरीन सॉइल है, ठीक है। विच कंटेन सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि सम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। आप देखना समुद्र के किनारे जाना, कभी भी मौका मिले तो वहाँ पे देखना घोंगे मिलते हैं आपको, घोंगे या शंख वंख मिलते हैं, ठीक है। बालू के अंदर भी आप देखना कभी कभी शंख मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कैल्शियम होता है, तो वो मार्ल होती है, ठीक है। MARL, मार्ल, मार्ल सॉइल। इट इज़ अ मरीन सॉइल। ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा मार्ल सॉइल इट इज़ अ मरीन सॉइल। अब आती है लुइस, LOESS, लुइस। इट इज़ अ सिल्ट डिपॉजिट फॉर्म्ड बाय द विंड मूवमेंट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार, किसी भी स्टेट के एग्जाम में चले जाना, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे, ठीक है। यहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा आपके, ठीक है। अब होता है टालस, अ सॉइल पार्टिकल इन अ कॉलुवियल सॉइल। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। डिपॉजिट बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी से ट्रांसपोर्टेड होते हैं, इसको टालस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं बेंटोनाइट क्ले क्या होता है। बेंटोनाइट क्ले, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा सब्र रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। बेंटोनाइट के लिए क्या होता है? इट इज़ अ केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक एस। बेंटोनाइट क्या होता है? इट इज़ अ केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक एस। वॉल्केनिक यानी कि वॉल्केनिक यानी कि जब जब ज्वालामुखी फटता है ना, ज्वालामुखी, तब ये जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो बेंटोनाइट सॉइल होती है। वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से आती है ये वाली बेंटोनाइट सॉइल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और वॉल्केनिक इरप्शन से जो बनने वाली चट्टान होती है ना फ्रेंड, उसको बोलते हैं बेसाल्ट एंड ट्रैप। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसाल्ट। जब मैं आपको चट्टानों के बारे में पढ़ाऊंगा बिल्डिंग मटेरियल में, एक वीडियो लेकर आएंगे, उस पर भी बहुत अच्छी सी, और कोशिश करेंगे आपको समझ में आए। बेंटोनाइट क्ले क्या होता है? इट इज़ अ केमिकली वेदर्ड वॉल्केनिक एस।
अब हम पढ़ते हैं टफ, TUFF। टफ क्या होता है? टफ एक वॉल्केनिक एस ही होती है, वॉल्केनिक एस होती है, मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन कॉन्टैक्ट विद अ विंड और वाटर, इज नोन एज टफ। टफ में क्या होता है? देखो बेंटोनाइट सॉइल क्या होती है? बेंटोनाइट सॉइल वॉल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी फटा, ज्वालामुखी फटने के बाद वहीं रहेगी वो सॉइल, उसको बोलते हैं बेंटोनाइट सॉइल। वो वॉल्केनिक एरप्शंस की वजह से जो ऐश होती है उसी को वॉल्केनिक, उसको बोलते हैं बेंटोनाइट सॉइल। ठीक है, अब आती है टफ। टफ में क्या होता है फ्रेंड? जो बेंटोनाइट जो सॉइल होती है वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर जाती है जहाँ से वो वॉल्केनिक एरप्शंस हुआ था वहाँ से, बेंटोनाइट वहीं पे रह जाती है, वो बेंटोनाइट ही होती है। लेकिन जहाँ से वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है थ्रू टू विंड, ग्रेविटी और वाटर, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं टफ, TUFF। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया यहाँ से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लोम। एक होती है LOAM, लोम बोलते हैं उसको। तो लोम एक सॉइल होती है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्ले, ये क्ले मिक्सचर होती है, ये क्ले कंटेन अ क्ले पार्टिकल एंड मिनिमम 80% विद एनी अदर टाइप ऑफ सॉइल। मतलब 80% क्ले के पार्टिकल होते हैं और 20% अलग अलग टाइप की सॉइल्स मिलमा होती है, ये इसको बोलते हैं लोम। ठीक है, बेसिकली ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, फसलों के लिए बहुत ही बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है लोम। ठीक है, लोम सॉइल इज़ अ बेस्ट फॉर इरीगेशन पर्पस, इरीगेशन पर्पस के लिए बहुत ही बेस्ट होती है, एंड फार्मर पर्पस फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। समझ में आया लोम का मतलब क्या होता है? लोम कितनी इंपॉर्टेंट होती है? एक होती है ब्लैक कॉटन सॉइल, वो भी कपास की खेती के लिए बहुत ही बढ़िया सॉइल होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए बार बार इरीगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लोम आपको मैंने बता दिया 80% पार्टिकल क्ले के पाए जाते हैं, और क्ले कैसी सॉइल है? कोहेसिव सॉइल है, मतलब वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है क्ले की। ठीक है, मैंने आपको क्ले का साइज़ भी बता दिया। अब हम पढ़ते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन सॉइल से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होती है? ये एक तरह की इनऑर्गेनिक क्ले होती है, इनऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिक नहीं होती ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, एक्सेसिव श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी। कभी भी ब्लैक कॉटन सॉइल में हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बियरिंग कैपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, सीयरिंग कैपेसिटी बिल्कुल ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे ऐसी जगह बिल्डिंग बना के? हमें बिल्डिंग गिरानी तो नहीं है। ठीक है ना, ऐसी जगह हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसी सॉइल जिसके अंदर बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है, या फिर जो फाउंडेशन होती है वो राफ्ट फाउंडेशन का यूज़ कर लेते हैं। कौन सी फाउंडेशन यूज़ करते हैं ऐसी सॉइल में जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम है? मान लीजिए आप कहीं पर कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मिल गया आपको, वहाँ पर आप गए, आप इंजीनियर हो, आपको देखा कि यहाँ की तो मिट्टी बेकार है, तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन सोचोगे ना उसका, कैसे फाउंडेशन बनाऊँ? या तो पाइल फाउंडेशन का यूज़ करोगे या फिर राफ्ट फाउंडेशन का यूज़ करोगे। ठीक है ना, फाउंडेशन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे बस अच्छी तरीके से। इनऑर्गेनिक क्ले होती है, एक्सेसिव श्रिंकेज, ये जो सॉइल होती है फूलती बहुत है, पानी डाला नहीं कि फूली नहीं। ठीक है, तो एक्सेसिव श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी सॉइल मानी जाती है ब्लैक कॉटन सॉइल। मेरे मुँह से एक एक बात जो निकल रही है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। गुड फॉर द कॉटन क्रॉप्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्लैक कॉटन सॉइल इज यूज्ड फॉर कॉटन क्रॉप्स। लो शेयर स्ट्रेंथ,